Hello, dear students. Welcome to this class. A very good morning to all of you. लास्ट क्लास में हम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े थे। उसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है हम वो सीखे थे। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है ये चीज़ हम सीखे थे। क्लियर है? आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं, तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। अब इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इससे पहले वाला वीडियो जो था वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का पार्ट 7 है। ठीक है, वो पार्ट 7 है, ये पार्ट 8 है। तो पार्ट 7 पहले देख लें, उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे उसका एडवांस लेवल में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट डेलीगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन? व्हाट आर the main components of delegation? That means overall we discussed about delegation. Now today we will discuss delegation in detailed manner. Okay, first of all let's discuss elements of delegation. Now you will ask, elements? Yes my dear students, elements. अब आप पूछेंगे कि डेलीगेशन का भी एलिमेंट्स होता है क्या? तो मैं बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स, हाँ होता है। क्या क्या एलिमेंट्स है पहले बताता हूँ। 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स आर देयर। व्हाट आर दोज? वेट फॉर ए मोमेंट। फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वेट फॉर ए मोमेंट, मैं इतना ड्रॉ कर लूँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकंड है ऑथोरिटी, एंड द थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। अब देखो, ये तीनों के बारे में आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ आपको इन तीनों के बारे में पता होगा, क्योंकि लास्ट जो पार्ट 7 था उसमें मैं ये चीज़ बताया था कि ये क्या है। क्लियर? रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी मतलब क्या होता है, और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? किसी को अपना काम सौंपना। सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन देखें तो डेलीगेशन का मतलब है कि किसी सामने वाले इंसान को अपना काम सौंपना। ठीक है, अपना काम दे देना, अपना काम डेलीगेट कर देना। ठीक है, ये कॉमर्स का टर्म है। अब डेलीगेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा पहले पिछले क्लास में। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो वहाँ इसमें करूँगा नहीं। ठीक है, और अभी अपन करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। तो अगर आप वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले आप वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बोल देता हूँ कि बहुत ध्यान से एकदम वीडियो को देखें, बहुत मतलब एकदम आराम से सुने, हर एक छोटा छोटा पॉइंट को पूरा ध्यान से सुने। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज करें, रिवाइंड करके फिर से सुन लें। ठीक है, लेकिन बिना मन से क्लास ना करें। इट्स माई काइंड एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। कि
ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, सॉरी, डेलीगेशन का मतलब होता है सिंपल सेंस में किसी को अपना काम सौंप देना, अपना काम का जिम्मा किसी और को दे देना, ठीक है। लेकिन क्या इसी में बात ख़त्म हो जाता है कि हमने अपना काम किसी और को दे दिया तो वो उसी में ज़िम्मा ख़त्म हो जाता है, क्या काम ख़त्म हो जाता है? जैसे लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल के तौर पे डिस्कस किया था, प्रिंसिपल सर ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाने का जिम्मा दिया, तो ये डेलीगेशन है? यस, ये डेलीगेशन है, ठीक है। ये चीज़ डिस्कस हो चुका था लास्ट क्लास में। सेकंड एग्जांपल मैंने दिया था कि आपकी मदर घर में घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो मदर बिज़ी हैं कोई फंक्शन में, तो वो अपना काम डेलीगेट किए मेड को, ठीक है। तो वो डेलीगेशन माना जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ, वो डेलीगेशन माना जाएगा? क्या वो डेलीगेशन है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, वो भी डेलीगेशन है, ठीक है। अब ये दो चीज़ तो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। अब कंपनी में क्या होता है, कंपनी में भी डेलीगेशन चलता ही रहता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे? जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। कंपनी में क्या होता है, ये चीज़ को आप एकदम ध्यान से सुनेंगे तो आपको तीनों एलिमेंट्स एकदम एक चुटकी में समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये एग्जाम्पल, ये कहानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से सुने। एक एग्जाम्पल है, एक है सेल्स मैनेजर, एक है सेल्स मैनेजर, ड्राइंग बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आता है। उसको 1000 पीस बिस्किट सेल करवाना है। अब एक है सेल्स मैनेजर, ये सेल्स मैनेजर, इसको 1000 पीस बिस्किट सेल करवाना है। अब आप पूछेंगे इसका नाम क्या है? नाम है इसका चंपू, नाम है इसका चंपू। चंपू को क्या करना है? 1000 यूनिट बिस्किट सेल करवाना है, ठीक है। अब ये है कौन? ये है सेल्स मैनेजर, खड़ूस सा सेल्स मैनेजर है। अब ये खुद तो बेचने जाएगा नहीं, अब ये करेगा क्या? आओ देखते हैं कि क्या करेगा ये अब बोलेगा इसके अंडर में, अब सेल्स मैनेजर के अंडर में 5 तो सेल्समैन है, चंपू के अंदर में 5 तो सेल्स मैन हैं। कौन कौन? वेट, 1 2 3 4 5। A B C D E, ठीक है। चंपू के अंडर में 5 तो सेल्स मैनेजर हैं, नाम क्या है? ABCDE, ठीक है। अब इसने क्या किया? इसने जो ये 1000 यूनिट का बिस्किट बिकवाना था, इसने ये काम किसको दे दिया? इसने ये काम, ये जो चंपू है, चंपू ने ये काम इन 5 को दे दिया,
अब बोला कि आज शाम तक 1000 यूनिट बिस्किट बेच के आ जाओ। अब ABCDE 5 जन है, 1000 यूनिट पर 5 जन 5 सेल्समैन है, ये जो हैं ये सेल्समैन है। मैं डायग्राम में बना दूँ। So all these 5 are salesmen. A is a salesman, B is a salesman, A is a salesman, B is a salesman, C is also a salesman, D is salesman, E is also a salesman. Salesman मतलब तो पता ही होगा, जो घर में आते हैं टक 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 गेट खटखटाते हैं, आंटी जी नमस्ते, मैं आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा लेके आया हूँ, इस टाइप से एकदम प्यार से बात करते हैं, उन्हीं का नाम होता है सेल्समैन। और जो बिना बुलाए आ जाते हैं, यस आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिना बुलाए आ जाते हैं, एकदम घर के अंदर घुस जाते हैं और बोलते हैं कि ले लो प्रोडक्ट ले लो, उसी को सेल्समैन बोलते हैं। ठीक है, जो डोर टू डोर घर जाके सामान बेचते हैं उनको हम बोलते हैं सेल्समैन। अब इनका मुखिया कौन होता है? इनका हेड होता है सेल्स मैनेजर, जिसका नाम है चंपू। क्लियर है? अब होगा क्या, एक जन को कितना बिकवाना है? 1000 पीस बिस्किट टोटल सेल्स टारगेट है सेल्स मैनेजर का। तो पर सेल्समैन बिस्किट कितना आएगा हिस्से में? पर सेल्समैन के हिस्से में कितने बिस्किट आएंगे? आप बोलेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 200 बिस्किट्स। ठीक है, तो ए के में 200 आए, इसके में 200, सबके में 200 और 200, मतलब 5 तो 200 हो गया, 5 टू आना 1 2 3 4 5। क्लियर है? ये तो सिंपल मैथ्स है, ये मैं नहीं पढ़ाता, और सिंपल मैथ्स तो पढ़ के आए होंगे मेरे को लगता है। तो ए को कितना बिस्किट बिकवाना है? 200। बी को कितना बिकवाना है? 200। ई को कितना बिकवाना है? 200। सी को कितना बिकवाना है? 200। डी को कितना बिकवाना है? 200। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? बकवास नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कोई बच्चे का कोई डाउट ना हो जाए। तो 200 बिस्किट बिकवाना है। ठीक है, अब ये डेलीगेशन का केस बना क्या? माई क्वेश्चन इज़, ये क्या डेलीगेशन का केस बना? आप बोलेंगे यस सर, ये डेलीगेशन का केस बन गया है, क्लियर डेलीगेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं होगा। जो पर सेल्समैन है उसको अपना अपना टारगेट पूरा करना है। ए को 200 बिस्किट बिकवाना है, बी को भी 200 बिकवाना है, डी को भी अपना जो 200 बिस्किट का टारगेट है वो है, ई को भी अपना अपना टारगेट है। लाइकवाइज ऐसे ऐसे करके सबका सर सेल्समैन का अपना अपना टारगेट है बिस्किट बिकवाने का। अगर वो बिस्किट बिकवा दिए तो काम ख़त्म। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेलीगेशन। अब आप पूछेंगे कि इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आया? इन तीनों चीज़ का क्या काम है? तो मैं वही बताने के लिए तो आज का क्लास है। एग्जाम्पल समझ गए हैं पहले, लेकिन मान लीजिए एक बेचारा जो ई है, ये ई, इसका जो ये 200 यूनिट का टारगेट था, ये पूरा नहीं हो पाया। अब आप पूछेंगे क्यों? बेचारा ई बीमार पड़ गया। ठीक है, ई का तबीयत खराब हो गया, ई हैज़ फॉलन सिक। ठीक है, ई का तबीयत खराब हो गया, तो क्या सेल्स मैनेजर का जिम्मेदारी ख़त्म? जब वो जिस वक्त उसने 200 बिस्किट बिकवाने का जिम्मेदारी दिया था ई को, तो ई तो जिम्मेदार था 200 बिस्किट बिकवाने का। क्या ये जो सेल्स मैनेजर चंपू है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो सेल्स मैनेजर चंपू है ये भी जिम्मेदार था 200 बिस्किट बिकवाने का? आप बोलेंगे कि सर उसने तो अपनी जिम्मेदारी ई को दे दी, तो अब वो जिम्मेदार क्यों रहा? मैं बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी।
अकाउंटेबिलिटी तो था, अकाउंटेबल तो था। अकाउंटेबल का मतलब मैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का जो फर्स्ट क्लास था उस दिन से बता रहा हूँ। अकाउंटेबिलिटी मतलब ज़िम्मा देना। आंसरेबल मतलब ई इज़ आंसरेबल फॉर 200 पीसेस ऑफ बिस्किट टू सेल्स मैनेजर। ठीक है, ई जो है आंसरेबल है 200 बिस्किट बिकवाने के सेल्स मैनेजर को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये नहीं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या उस सेल्स मैनेजर का जिम्मा ख़त्म हो गया जब उसने 200 यूनिट बिस्किट बेचने को कह दिया ई को, और ई का तबीयत ख़राब हो गया, तो इस सेल्स मैनेजर का जिम्मा ख़त्म, या फिर इस मोमेंट पर जब 200 बिस्किट बिक नहीं पाया, अभी आज के डेट में जब 200 बिस्किट बिक नहीं पाया तो उसका जिम्मा, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन? क्या ये सेल्स मैनेजर ज़िम्मेदार है, या फिर ये ई जो है सेल्समैन ये जिम्मेदार है, या दोनों जिम्मेदार हैं, या दोनों ही जिम्मेदार नहीं? सवाल अनेक, आंसर सिर्फ एक। क्या? बताता हूँ, वेट। अब आप पूछेंगे सर आप डायग्राम को छोटा करते क्यों जा रहे हैं? डायग्राम को इसलिए छोटा करते जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं है। क्लियर है? और मेरे को सब कुछ दिखाना है आपको। तो देखिए, अपने एग्जाम्पल में ई जो है 200 यूनिट ऑफ बिस्किट नहीं बिकवा पाया, तो उस केस में अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? सेल्स मैनेजर चंपू ज़िम्मेदार है, या ई ज़िम्मेदार है, या फिर दोनों ज़िम्मेदार हैं, या दोनों ही ज़िम्मेदार नहीं हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ, दैट मीन्स डेलीगेशन का जो एलिमेंट है जिसका नाम है, नाम तो सुना ही होगा, अकाउंटेबिलिटी, ये क्या कहता है? अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि आंसरेबल। ठीक है, आंसरेबल दैट मीन्स सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टू व्हाट? सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टू सुपीरियर। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट है वो आंसरेबल है सुपीरियर को, और इसको जिम्मा भी बोलते हैं। तो ये कहता है कि ऑथोरिटी, दैट मीन्स सॉरी, अकाउंटेबिलिटी cannot be transferred। क्या कह रहे हैं सर आप? ये TRANSFERED cannot be transferred but shared। मतलब सिंपल सा मतलब क्या है इस लाइन का? इस बॉक्स पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। इस बॉक्स का मतलब क्या है? बॉक्स का मतलब सिर्फ एक है कि जो जिम्मेदारी है वो कभी भी ट्रांसफ़र
नहीं की जा सकती, सिर्फ शेयर किया जा सकता है। जो जिम्मेदारी है कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, सिर्फ शेयर किया जा सकता है। जो जिम्मेदारी है वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, सिर्फ शेयर किया जा सकता है। आप इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं, आप स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ोर से इसलिए बोला कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपके दिमाग में फिट हो जाए। ये गोल्डन स्टेटमेंट है। ये इसका मतलब ये है कि आपका जो जिम्मा है, आप भले ही उसको जिम्मे को बांट लो, बट उस जिम्मा से आप मुक्त नहीं हो सकते। अब आप पूछेंगे एग्ज़ाम्पल क्या है। एग्ज़ाम्पल आपके ऊपर है। सेल्स मैनेजर का जिम्मा था 1000 बिस्किट बिकवाने का। सेल्स मैनेजर चंपू का जिम्मा था 1000 बिस्किट बिकवाने का। उसने अपना जिम्मा को बांटा। किस पर बांटा? ABCDE पर बांटा। हर एक के जिम्मे में, हर एक मैन के जिम्मे में 200 बिस्किट आए थे। 200 बिस्किट आए थे, पर उसमें से एक सेल्समैन का तबीयत ख़राब हो गया, तो वो एक सेल्समैन जो कि जिसका नाम था वो अपना जिम्मा पूरा नहीं कर पाया। तो इस केस में अब सेल्स मैनेजर चंपू अपने जिम्मे से मुक्त नहीं हो सकता। अब ये 200 बिस्किट जो बच गया उसके लिए जिम्मेदार हो गया बेचारा सेल्स मैनेजर चंपू, क्योंकि और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही होता है कि अकाउंटेबिलिटी का एक नियम है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बट शेयर्ड। मतलब सेल्स मैनेजर अपने जिम्मे से मुक्त नहीं हो सकता। अब ये 200 बिस्किट जो रह गया, ये 200 बिस्किट का जिम्मा बन गया इस सेल्स मैनेजर चंपू का, क्योंकि उसने जो सेल्स मैन रखा था अपने अंडर में वो कुछ कारणवश बीमार पड़ गया। तो अब ये जो 200 पीस बिस्किट है, अब इधर देखिए हाईलाइट हो रहा है, तो ये जो 200 पीस बिस्किट है इसको बिकवाने का जिम्मा अब सेल्स मैनेजर का रह गया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ बांटा जा सकता है। जिम्मेदारी को बांटा जा सकता है बट उसको शेयर नहीं किया जा सकता, मतलब उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी का एक और नियम ये है कि अकाउंटेबिलिटी जब कोई इंसान देता है, जैसे सेल्स मैनेजर ने अकाउंटेबिलिटी दिया किसको? को। तो जब जिम्मा दिया तो जिम्मा देने के बाद सेल्स मैनेजर का ये कर्तव्य है कि यह चेक करना, ओवरलुक करना, ये चीज़ को चेक करना कि जो सेल्समैन हैं, ये सारे के सारे सेल्समैन हैं, वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं। तो ये सेल्स मैनेजर का जिम्मा भी होता है। सेल्स मैनेजर जिम्मा बांटने के बाद उसका जिम्मा बाकी रहता है कि वो जिसको जिम्मा दिया है उनके काम को चेक करना। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? आई होप जो आप ध्यान से सुने होंगे तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ किया है कि एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आए। इफ़ स्टिल आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। ओके, तो यही चीज़ अकाउंटेबिलिटी के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता बट बांटा जा सकता है। जो इंसान अकाउंटेबिलिटी देता है, मतलब सेल्स मैनेजर जिम्मा दिया तो सेल्स मैनेजर अभी भी जिम्मेदार है ये बिस्किट बिकवाने के लिए। जैसे मान लीजिए सेल्स मैनेजर ने 1000 बिस्किट बिकवाने का जिम्मा लिया था और उसने ये जिम्मा को बांटा था इन 5 सेल्समैन के अंतर्गत। तो सेल्समैन, ये जो 5 सेल्समैन हैं ये तो जिम्मेदार है ही हैं, लेकिन बाई चांस अगर ये 5 सेल्समैन बिस्किट नहीं बिकवा पाते तो ये सेल्स मैनेजर जिम्मेदार हो जाएगा। और सेल्स मैनेजर को अपना जिम्मा बांटने के बाद देखते रहना चाहिए कि जिम्मा सही से पूरा हो रहा है या नहीं, या सेल्समैन लोग जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। और एक बात और है, अकाउंटेबिलिटी जो है ना, अकाउंटेबिलिटी का फ्लो जो जाता है वो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अकाउंटेबिलिटी का फ्लो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स व्हाट? ऐसे, मतलब जो ये ABCD हैं ये अकाउंटेबल हैं
चंपू को, तो इसका फ्लो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये ABCDE बताएंगे चंपू को कि उन्होंने अपना काम किया या नहीं किया। तो फ्लो जो है, फ्लो ऑफ ऑथोरिटी जो है, फ्लो नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। इफ फ्लो अपवर्ड्स, सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। इस एग्जांपल में सुपीरियर कौन? चंपू, और सबऑर्डिनेट कौन? ABCDE। क्लियर है? ठीक है। अभी मेरा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी में एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अनवांटेड चीज़ को रिमूव कर देता हूँ। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या बता रहा था? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये वाला पोर्शन, जो ये वाला, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ अपने एग्जाम्पल में ई एक तो सेल्स मैनेजर था, सॉरी ई जो है एक सेल्समैन था। अब ई का तबीयत ख़राब हो गया तो वो 200 बिस्किट नहीं बिकवा पाया, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन हुआ था? सेल्स मैनेजर ज़िम्मेदार था, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। दैट मीन्स ज़िम्मा देने के बाद जो सुपीरियर होता है वो अपने ज़िम्मे से मुक्त नहीं हो जाता, ठीक है। एक बार फिर से सुनो ध्यान से। सेल्स मैनेजर चंपू ने जिम्मा दिया था 200 बिस्किट बिकवाने का ई को। ई कौन है? सेल्समैन है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या सेल्स मैनेजर इस जिम्मे से मुक्त हो गया था? क्या सेल्स मैनेजर इस 200 बिस्किट बिकवाने का जिम्मेदारी से फ्री हो गया था क्या? आपका आंसर आएगा नहीं, सेल्स मैनेजर फ्री नहीं हुआ था। वो he was continued to be accountable for selling of those 200 biscuits। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और यही चीज़ को दूसरे तरीके से अगर हम बोलें तो ये होगा उसका आंसर कि अकाउंटेबिलिटी cannot be transferred, TF मतलब ट्रांसफर्ड, हाँ, बट शेयर्ड। दोनों एक ही बात है, दोनों सेम टू सेम एक ही बात है। क्लियर है ये चीज़? तो अब मैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन और नहीं करूँगा। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया। आगे बढ़ें आप। इस चीज़ को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो हमने अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट अभी डिस्कस किया है। इसके बाद आता है फर्स्ट पॉइंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिस वन, रेड रिटन वर्ड्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई काम किसी को सौंपना, ठीक है। किसी को कोई वर्क असाइन करना, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। इजी सा टॉपिक है रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जैसे यहाँ पे चंपू ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया 200 बिस्किट बिकवाने का। किस किस को दिया? ABCDE को। ये यहाँ पे चुप गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ABCD हैं ये रेस्पॉन्सिबल हैं 200 बिस्किट बिकवाने के लिए, तो इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। बस काम ख़त्म, और क्या।
The process of delegation begins when manager passes on some of the responsibility to his subordinate, which means responsibility can be delegated. सिंपल सा बात है, अपना काम उसने दिया, इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी. इसका फीचर्स दिया हुआ है, बहुत ही ईजी, आपके बुक में आप उससे पढ़ लेंगे. जो मैं बताया हूँ वही सब चीज़ को लिखा हुआ है फीचर्स में. ठीक है, इसमें एक चीज़ है रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स. ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स बिकॉज subordinate will always be responsible to his superior. Like accountability, responsibility also flow upward. Responsibility जो होता है वो flow upward होता है. Accountability भी flow upward होता है ना, एरो ऊपर की तरफ जाता है. मतलब जो सबऑर्डिनेट हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सुपीरियर को. मतलब ABCDE जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे चंपू को. ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट क्लियर हुआ और अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट भी आई होप क्लियर हुआ होगा. अब नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ ऑथोरिटी. अभी हम जो पढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट है ऑथोरिटी. ये तीनों रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी, रा जिसको बोल सकते हो आप, ये तीनों जो है एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के. दो एलिमेंट्स हमने कवर कर लिया. अब ये है ऑथोरिटी. ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. पावर टू टेक डिसीजन मतलब ऑथोरिटी मतलब पावर होना, सिंपल सेंस में पावर होना कि डिसीजन लेने का ताकत, उसको बोलते हैं ऑथोरिटी. अब एग्जांपल के तौर पे जैसे सेल्स मैनेजर ने 200 बिस्किट पर सेल्समैन बेचने का इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था. ठीक है, अब 200 बिस्किट ए भी बिकवा सकता है, बी भी बिकवा सकता है, और सबका मतलब ए का जिम्मेदारी 200, बी का जिम्मेदारी भी 200 है, सी का भी 200, डी का भी 200, ई का भी 200. तो इस केस में पावर टू टेक डिसीजन भी इनके हाथ में होना चाहिए. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे सेल्स मैनेजर ने बोला कि 200 बिस्किट बेच के आओ, ए को भी बोला, इसी तरह बी को भी, सी को भी, डी को भी और ई को भी 200 बिस्किट बेचो. तो सेल्स मैनेजर चंपू ने ये भी बोला होगा कि तुम्हारा जहाँ मन करे बेच दो. ठीक है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगाया कि यहाँ नहीं बेच सकते, वहाँ नहीं बेच सकते. अगर सेल्स मैनेजर ने बोला कि 200 बिस्किट बेचो, पर सेल्समैन 200 बिस्किट बेच के आओ, तो उनको ये पावर भी दिया कि तुम्हारा जहाँ इच्छा है, वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन सेल इट. कोई भी लोकेलिटी में आप जा सकते हो, कोई पर्टिकुलर टाउन के इस लोकेलिटी में जा सकते हो, तो उतना पावर उसने उसको दिया होगा, चंपू ने ABCDE को दिया होगा. तो इसी को बोलते हैं हम ऑथोरिटी. दैट मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. ठीक है, और पावर टू टेक डिसीजन में बहुत बड़ा चीज़ है ये, डिसीजन लेने का पावर. जैसे मान लो अगर सेल्स मैनेजर चंपू ने बोला कि 200 बिस्किट बिकवाना है पर सेल्समैन को, तो उसने ये भी पावर दिया होगा कि अगर बिस्किट ना बिके तो क्या कर सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो. अगर बिस्किट ना बिके तो डिस्काउंट दे सकते हो. दिस इज़ कॉल्ड ऑथोरिटी. इसी को बोलते हैं हम पावर. ठीक है, ऑथोरिटी जो होता है वो डाउनवर्ड एरो होता है, मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में आता है. लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड एरो है दोनों. ऑथोरिटी जो है वो डाउनवर्ड एरो है. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ऑथोरिटी सिंपल है, इसी को ऑथोरिटी बोलते हैं, पावर टू टेक डिसीजन. और जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो ऑथोरिटी देना ज़रूरी है. और एक बात इसमें है, जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए उतना ही ऑथोरिटी दो. ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ऑथोरिटी दी जाए. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये चीज़ को. रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स टू ऑथोरिटी. ये गोल्डन
फार्मूला है, जैसे मैथ्स में फार्मूला होता है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर ऑथोरिटी दो। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और ऑथोरिटी कम तो भी काम नहीं होगा, और अगर ऑथोरिटी ज़्यादा है रेस्पॉन्सिबिलिटी कम तो भी काम नहीं होगा। ये दोनों समान होना चाहिए, ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। तराजू के दो साइड की जैसे ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि ऑथोरिटी ज़्यादा रहेगा, मतलब पावर टू टेक डिसीजन ज़्यादा रहेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो क्या होगा, जो ये सेल्समैन है ये अपने आप को बॉस समझने लगेंगे, तो उससे उनका बिहेवियर ख़राब होगा, ठीक है। अगर ऑथोरिटी ज़्यादा हो गया और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो जो सेल्समैन जो है ये लोग ये अपने आप को बॉस समझने लगेंगे और उनका बिहेवियर ख़राब होगा, वो अपना काम ख़राब करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और ऑथोरिटी कम, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और ऑथोरिटी कम, तो वो लोग काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 200 बिस्किट बिकवाने का तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, लेकिन सेल्स मैनेजर ने बोला कि तुम डिस्काउंट नहीं दे सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम लोकेलिटी में जा नहीं सकते, तुम घर में विज़िट नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ क्या वो सेल्समैन जो हैं ABCDE वो अपना काम ढंग से कर पाएंगे? आपका आंसर आएगा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इट इज़ अ गोल्डन रूल कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होना चाहिए ऑथोरिटी, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने डिस्कस किया रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी। इसके साथ ही हमने एक और चीज़ डिस्कस किया जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ ऑथोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ ऑथोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये भी अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, इसको भी हमने डिस्कस किया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा एंड यू ऑल एन्जॉयड द वीडियो। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में डाउट पूछिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।